नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और मैं लेकर आया हूं आपके कुछ सवालों के जवाब। वो सवाल जो आप मेरे YouTube चैनल पर पोस्ट करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं या फिर आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम और लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। और पहला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है सुजॉय कुमार दास ने। सुजॉय का सवाल है कि वो 12,000 पर मंथ की SIP करना चाहते हैं और धीरे धीरे उसको बढ़ाना भी चाहते हैं। और उनका लक्ष्य है 2.5 करोड़ रुपए का 2.50 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं, और जिसके लिए उनके पास 20 से 23 ईयर्स का टाइम है। तो यदि 7% का इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर मैं यहाँ पर मानकर चलूँ, ये एज्यूम करूँ, तो 23 ईयर्स के बाद 2.5 करोड़ की वैल्यू आज के लगभग 52.70 लाख के आसपास होगी। तो जब आप लॉन्ग टर्म का फाइनेंशियल गोल लेकर चलते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, और इसलिए आपको अपना टारगेट उसी हिसाब से बनाना चाहिए। तो यदि हम ये लेकर चलें कि आपको 12,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करने हैं और हर साल आप इस SIP के अमाउंट को, इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को 10% से बढ़ाते रहेंगे, तो ऐसे में 20 साल में आप 2.23 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पर 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एज्यूम कर रहा हूँ, तो सिंपल मैथमेटिक्स है। 12,000 पर मंथ इंक्रीजिंग बाई 10% एवरी ईयर एंड रिटर्न्स एज्यूम किए हैं 12% CAGR। तो इस हिसाब से आप 2.23 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। और वहीं यदि आप बात कर रहे हैं 23 ईयर्स की, क्योंकि आपने कहा 23 ईयर्स, सो 23 ईयर्स में आप इकट्ठा कर पाएंगे 3.52 करोड़ रुपए। तो पहली बात तो यह है कि आप 20 की बजाय 23 साल का लक्ष्य रखिए ताकि थोड़ा ज़्यादा पैसे इकट्ठा हो सके, और साथ ही समय के साथ जितना अधिक से अधिक हो सके उतना आप इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो इन्फ्लेशन प्रूफ बन सके। और जहाँ तक स्कीम्स का सवाल है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है, तो ऐसे में मैं आपको कुछ फंड्स की यहाँ पर सलाह दे रहा हूँ। और फंड्स हैं एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, ये एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है। साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप कैटेगरी में आप कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही क्योंकि इतना लंबा समय है तो एक इंटरनेशनल फंड भी आपके पोर्टफोलियो में रहे तो ये सही रहेगा, और इसके लिए ICICI प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है देबाशीष शर्मा ने। देबाशीष जी का सवाल है कि उन्हें 15 साल में यदि 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हो तो उसके लिए हर महीना कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। अगेन, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, पर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो ऐसे में हम 12% का CAGR एज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल रिटर्न्स के हिसाब से 12% CAGR उम्मीद करना लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से जायज़ है। तो इस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करने होंगे 42,000 पर मंथ। और वहीं यदि आप ये चाहते हैं कि आप शुरुआत कम से करें लेकिन समय के साथ अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते जाएं, तो ऐसे में भी आपको 24,000 पर मंथ की SIP अभी शुरू करनी चाहिए और फिर साल दर साल उसे 10% से बढ़ाना चाहिए, यानी कि 10% की स्टेप अप SIP आप कर सकते हैं यदि आपको अपना जो लक्ष्य है 2 करोड़ का 15 साल में हासिल करना है। और क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप 10,000 पर मंथ से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यदि आप 10,000 पर मंथ की SIP करते हैं और एवरी ईयर 10% से इसे बढ़ाते हैं, यानी कि 10% का स्टेप अप आप यहाँ पर करते हैं, और 12% का CAGR यदि आपको इस पर मिलता है तो 15 ईयर्स में आप करीब 83 लाख रुपीज़ जुटा पाएंगे। तो आपका जो टारगेट है उसके हिसाब से आप जो इन्वेस्टमेंट अभी करना चाह रहे हैं वो काफ़ी कम है। मैंने बता दिया कि आपको कितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बट कोई बात नहीं,
आप यदि 10,000 से शुरुआत करते हैं तो 10,000 से कीजिए, लेकिन फिर समय के साथ 10% नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा आपको आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। और क्योंकि आपने कहा है कि 5,000 की 2 SIP आपको करनी है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और साथ में निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, इन 2 फंड में SIP शुरू करें। और मार्केट फिलहाल काफ़ी वोलेटाइल है, मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव है। ध्यान रखिए कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि 3 महीने या 5 महीने में कितना पैसा बन गया या आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उससे भी कम हो गया। बिल्कुल हो सकता है इक्विटी में कैपिटल लॉस होने के चांसेस या रिस्क काफ़ी होता है, लेकिन जब आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका नज़रिया लंबा होना चाहिए। और जैसा आपने कहा है कि 15 ईयर्स का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए ही आप इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा नहीं लक्ष्य होता है 15 साल का, 20 साल का, लेकिन 4-5 महीने के बाद ही जब आपको यहाँ पर फायदा नहीं दिखाई दे रहा होता है या नुकसान हो रहा होता है तो फिर घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जब मार्केट में थोड़ी गिरावट देखी जा रही है या फिर गिरावट हुई है, तो ऐसे में कई इन्वेस्टर्स व्यूवर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 4-5 महीने हो गए और मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि जितना इन्वेस्टमेंट किया है उससे भी मेरा इन्वेस्टमेंट कम हो गया है। तो इक्विटी में ऐसा होता रहता है, लेकिन यदि आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहें और लंबे समय के लिए करें तो ये रिस्क कम हो जाता है और तब आपको यहाँ पर फ़ायदा होने की उम्मीद होती है। जब हम बात करते हैं कि 12% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल आपको 12% का रिटर्न मिलेगा। कभी रिटर्न नेगेटिव भी होंगे, हो सकता है 2-3 साल तक भी रिटर्न नेगेटिव हों, लेकिन कुछ वक्त या कुछ ईयर्स ऐसे आएंगे जहां पर रिटर्न्स काफ़ी अच्छे होंगे। तो इस हिसाब से जब हम 15-20 साल की बात करते हैं तो हम एवरेज रिटर्न्स की बात करते हैं कि आपका जो एवरेज है वो इस तरह से आपको मिल पाएगा। ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जिस तरह का मार्केट है उस हिसाब से इन्वेस्टर्स काफ़ी घबराए हुए हैं और काफ़ी इम्पेशेंट भी हो रहे हैं, मतलब कि धैर्य खो रहे हैं। तो इसलिए आपके सवाल के साथ मैंने चाहा कि सभी व्यूअर जो हैं इस बात को मन में रखें कि ये जो गिरावट है पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी हमने कई बार गिरावट देखी है मार्केट में। लेकिन जो भी इन्वेस्टर्स इक्विटी मार्केट में लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे हैं और स्पेशली जब म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कर रहे हों, तब लॉन्ग टर्म में हमने देखा है कि उनको रिटर्न्स अच्छे मिले हैं। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है राहुल जैन ने। और राहुल जैन का सवाल जो है वो बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर है। और राहुल ने बताया है कि उनकी पॉलिसी में जो कवर है 6 लाख का है, लेकिन नी सर्जरी या नी रिप्लेसमेंट के लिए उन्हें 1 लाख रुपए का ही यहाँ पर इंश्योरेंस कवर मिल रहा है, कंपनसेशन मिल रहा है, जबकि जो एक्सपेंस है वो 3.5 लाख रुपीस का है। और जानना चाहते हैं कि टॉपअप पॉलिसी से उन्हें कैसे मदद मिल सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि टॉपअप पॉलिसी ऐसे आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी। यदि आपका 6 लाख रुपीस का ऑलरेडी इंश्योरेंस कवर है और टॉपअप पॉलिसी में आपने मान लीजिए कि 6 लाख रुपए का डिडक्टिबल ऑलरेडी लिया हुआ है, तो जब क्लेम आएगा तो 6 लाख से ऊपर का जो क्लेम होगा वो टॉपअप पॉलिसी से मिलेगा। तो पहली बात तो जानना जरूरी है कि टॉपअप पॉलिसी में ऐसा नहीं होता है कि जो बेस कवर है, बेस पॉलिसी है, वो अगर आपका इंश्योरेंस कवर पूरा आपको नहीं देती है तो ऐसे में जो टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पर आपको अपने इंश्योरेंस पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है, जो पॉलिसी वर्डिंग है, उसे आपको पढ़ना चाहिए। क्या होता है कई बार कुछ सर्जरीज के लिए या कुछ प्रोसीजर्स के लिए एक फिक्स अमाउंट तय होता है। हालांकि पॉलिसी में आपका जो टोटल कवर है वो 6 लाख रुपए का है, लेकिन हो सकता है कि पॉलिसी में सब लिमिट हो या फिर कुछ प्रोसीजर्स के लिए एक अमाउंट तय हो। तो इसलिए यदि आपकी पॉलिसी में ऐसा है कि नी रिप्लेसमेंट के लिए मेंशन किया हुआ है कि 1 लाख रुपीज़ का ही यहाँ पर कवर मिलेगा, या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन मेंशन की हुई है कि सर्जरीज़ के लिए, अलग अलग सर्जरीज़ के लिए अमाउंट पहले से तय है, तो उस केस में शायद आपको पूरा अमाउंट नहीं मिल पाएगा। लेकिन यदि पॉलिसी में ऐसी कंडीशन नहीं है तो उस केस में फिर आपको
पूरा अमाउंट मिलना चाहिए। तो ये पॉलिसी की वर्डिंग पर निर्भर करता है कि उसमें क्या कंडीशन लिखी हुई है। और यदि नी रिप्लेसमेंट 1 लाख में होता हो जनरली आपके शहर में जहाँ पर आप हैं, और कोई हॉस्पिटल जानबूझकर ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर रहा हो, तो डेफिनेटली जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो उसी हिसाब से एक कवर रखते हैं किसी भी प्रोसीजर के लिए, जो कि एक स्टैंडर्ड कवर हो, स्टैंडर्ड खर्चा हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल्स ये देखकर कि मेडिक्लेम है, हेल्थ इंश्योरेंस है, तो उस केस में जो फीस है, जो चार्जेस हैं, वो काफ़ी बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी को ब्लेम करने के बजाय उस हॉस्पिटल को ब्लेम करना मेरे हिसाब से जायज़ होगा। तो आप ये भी देख लीजिए कि नी रिप्लेसमेंट के लिए आपके शहर में या जहाँ भी आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं वहाँ पर जनरली क्या एक्सपेंस है, बाकी हॉस्पिटल कितना चार्ज करते हैं, और साथ ही अपनी पॉलिसी की वर्डिंग को भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल। ये सवाल जिन्होंने पूछा है उनका यहाँ पर नाम यूट्यूब में पूजा एंटरप्राइजेस के नाम से है। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक बैलेंस फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड में क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि पहले जो बैलेंस फंड थे वो आज के बैलेंस हाइब्रिड फंड से अलग हैं। तो क्योंकि अक्टूबर 2017 में सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया था, और जिसके हिसाब से सभी स्कीम्स का रीकैटेगराइजेशन हुआ था। तो पहले जो बैलेंस फंड होते थे वहाँ पर जो टोटल असेट थे उस स्कीम के, उसका मिनिमम 65% एलोकेशन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में किया जाना जरूरी था, और बाकी का डेट में किया जा सकता था। तो इस तरह के जो फंड्स जहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होता है, उन्हें अब कहा जाता है अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। और जो आज की तारीख में बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स हैं, वहाँ पर मिनिमम 40% टू 60% ऑफ टोटल एयूएम जो एलोकेशन होता है वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में किया जाना जरूरी है। तो पहली बात तो ये क्लियर है कि यदि आप आज के हिसाब से बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 40% टू 60% एलोकेशन इक्विटी में होगा, बाकी डेट में हो सकता है। और यदि जो पहले बैलेंस फंड थे 2017 से पहले, यानी कि जिस डेट से 2017 में ये इफेक्टिव हुआ था, तो उससे पहले की बात करें तो वो फंड्स अभी जो हैं वो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स कहलाते हैं। अब आते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड में, क्योंकि आपका जो सवाल है वो ये है कि बैलेंस फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड में क्या अंतर है। मैंने बता दिया कि अभी के हिसाब से यदि आप बैलेंस फंड की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, और जो पुराने बैलेंस फंड थे वो क्या थे। तो यानी कि वहाँ पे फिक्स था कि मिनिमम कितना एलोकेशन इक्विटी में होना है। अब बात करते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड की। बैलेंस एडवांटेज फंड भी हाइब्रिड फंड है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट इक्विटी और डेट दोनों ही एसेट क्लासेस में किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इक्विटी में कितना होगा और डेट में कितना होगा ये फंड मैनेजर्स खुद तय कर सकते हैं। पर यह भी डिपेंड करता है इस बात पर कि आप किस फंड हाउस के बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ फंड हाउस ने ये डिसाइड किया हुआ है कि 0 to 100% एलोकेशन इक्विटी में हो सकता है, या फिर किसी वक्त पर 0 to 100% एलोकेशन डेट में हो सकता है, जबकि कुछ फंड हाउस 20% to 80% या 30% to 70% एलोकेशन इक्विटी में करते हैं और बाकी डेट में हो सकता है। तो मतलब ये बात तय है कि वो चाहे ठीक है मिनिमम एलोकेशन किसी भी वक्त पर इक्विटी में और मिनिमम डेट में रहे, लेकिन मेजर एलोकेशन जो है वो फंड मैनेजर्स खुद तय करेंगे मार्केट की कंडीशन के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, कि उन्हें कहां पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। तो जैसा आपने पूछा है कि 5 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है और वहां पर आपको कहां करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से बैलेंस एडवांटेज फंड सही रहेगा, क्योंकि यहां पर यदि इक्विटी में ज़्यादा रिस्क दिखाई दे रहा है तो फंड मैनेजर्स एलोकेशन इक्विटी में कम कर देंगे। शायद हो सकता है कि सिर्फ 20-30% ही एलोकेशन हो और बाकी का एलोकेशन डेट में रहे। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो डाउन साइड है वो थोड़ा प्रोटेक्टेड रह सकता है। तो यदि
आप भरोसा करते हैं फंड मैनेजर के ऊपर, तो मेरे हिसाब से इस वक्त बैलेंस एडवांटेज फंड 5 इयर्स के नज़रिए से शायद सही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका भी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।